नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आ जाइए फिर से एक बार अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हम कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ पुस्तक जो है हमारी उसको, और ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। ये धीर सिंह धारावाहिक जो सर हैं हमारे, उनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है। और ये अवनी पब्लिकेशन जो है उसके द्वारा पब्लिश की हुई, प्रकाशित की हुई पुस्तक है। तो हम देख लेते हैं इसमें आगे के प्रश्न। देखिए, यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ कि वॉटसन जो थे व्यवहारवाद के थे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के थे, और वर्दीमर गैस्टोलवाल थे, और जॉन डेवी ये जो आंसर था ये गलत आंसर मैंने आपको बता दिया था। आगे की बात कर लेते हैं हम। शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे है ना, थोड़ा इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए कि शिक्षक को जानने में सहायक, शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर अपने चारों ही ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मनोविज्ञान को जानने में जो सहायक है वो जो बातें बताई गई हैं, यानी शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट अपन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है, मूल निर्धारक का कारक है। तो कौन सा कारक है। तो यहाँ अपना जो आएगा पाठ्यचर्या भी है, शिक्षक भी है, प्रबंध तंत्र है और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना उपयुक्त सभी आएगा। विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक तंत्र में बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, प्रबंधक तंत्र, वातावरण आते हैं, यानी सभी बातें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवाद के जो जनक है जॉन वॉटसन माने जाते हैं। कुछ बातों को हमें एकदम अपने ग्रहण में उतार लेनी चाहिए और तब वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो कौन है, वो वॉटसन है। कौन है, वॉटसन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं, शिक्षण सामग्री, द्वितीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत, शिक्षण की तकनीकी। तो क्या कहते हैं ये बताइए आप मुझे। देखिए बारिश आ रही है बहुत तेज़ी से, एकदम मौसम ख़राब हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, इसलिए मैं 1 मिनट आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूँगी यहाँ पे। 1 मिनट बच्चों, है ना, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो हमारा जो आंसर है इसमें आंसर आएगा शिक्षण सामग्री, ठीक है, शिक्षण सामग्री। मौसम बहुत ख़राब हो गया एकदम, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस किया गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण चर नहीं है। तो आप बताइए, शिक्षण चर मैंने आपको कौन कौन से बताए थे। एक बताया था शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। तो कौन सा नहीं है अपना जो नहीं है वो है माता पिता। शिक्षक है, पाठ्यचर्या है, ये है, ये है, ये है। तो अपना कौन सा नहीं है, माता पिता नहीं है। तो आंसर में अपना माता पिता ही आएगा। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये किसने कहा, ये परिभाषा आप देखना कि बहुत सारे इतने सारे जो पुराने पेपर्स हैं उनमें पूछ ली गई है, और ये जो परिभाषा है वो भौतिक विज्ञान स्कूल प्राध्यापक 2016 के अंतर्गत पूछी गई है। तो कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है और अधिक परिपक्व, इसको आप पकड़ लें बात को कि अधिक परिपक्व और कम परिपक्व। तो ये किसने कहा है, ये है H.C. मॉरिसन ने ये बात कही है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है। तो फिर आपको वही बात पूछ ली कि चर घुमा फिरा के आपको वही पूछ रहा है कि स्वतंत्र चर कौन है, आश्रित चर कौन है, मध्यस्थ चर कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र चर के अंतर्गत हम शिक्षक को रखते हैं।
शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? अब तो कौन सा तत्व नहीं है और किस बात का पूछा है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था में। तो देखिए, समुचित शिक्षण युक्तियों का चयन, समुचित संप्रेषण विधियों का चयन और समुचित श्रव्य दृश्य सामग्रियों का चयन आएगा। लेकिन जो हमारा आंसर है वो आंसर जो है कार्य विश्लेषण करना, यानी इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कार्य विश्लेषण करना। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है, या कौन सी बात है जो अहम बनाम भूमिका द्वंद्व। तो आप सभी जानते हैं कि इरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई थी। उन 8 अवस्थाओं में हमारा एक जो आता है वो है किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था जो है अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का कार्यकाल यानी माना जाता है। इस अवस्था को अहम बनाम भूमिका के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो अवस्था होती है यानी जो कार्यकाल, जो समय पीरियड होता है वो 13 से 18 वर्ष माना जाता है। और ये किसने कहा था? इरिक इरिक्सन ने कहा था। शिक्षक जब, ये देखिए, अब ये कुछ जो बातें हैं ये है राजस्थानी में, है ना, तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि शिक्षक जब पढ़ावर रो काम करे उन समय मनोविज्ञान विषय रे अंतर्गत किन बातों रो ध्यान रखना जावे चाहिए या जावे है। ठीक है, तो जब शिक्षक जो है मनोविज्ञान को जब पढ़ाता है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बात पूछा है। छात्रों की क्षमताओं रो, यानी छात्रों की क्षमताओं का, या छात्रों की संख्या रो, यानी छात्रों की कितनी संख्या है उसका। छात्रों की मानसिक शक्तियों रो, यानी छात्र की जो मानसिक शक्ति है वो कितनी है। छात्रों ने सामाजिक परिवेश रो, या जो छात्र जिस एनवायरनमेंट से है उसका, तो छात्रों की जो मानसिक शक्ति है उसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा प्रश्न समझने के हैं, भाषा आप समझ लेंगे। वैसे सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं मेरे, और सारे बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। तो शिक्षण रे माय प्रधान अथवा प्राथमिक चर हुए, वही पूछ लिया फिर से आपको कि जो शिक्षण प्राथमिक चर कौन सा है, तो कौन होगा? तो आप जानते हैं शिक्षक ही है अपना प्राथमिक चर। कौन है? शिक्षक। शिक्षण हमेशा बाल प्रधान होता है, लेकिन चर के दृष्टिकोण से प्राथमिक चर शिक्षक होता है। स्तर के आधार पे शिक्षण रो प्रकार, अब कौन सा स्तर, जो अपने स्मृति स्तर है, चिंतन स्तर है, अवबोध स्तर है, ये 3 स्तर दिए गए हैं। इनके आधार पर कौन सा स्तर इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कौन सा स्तर है, तो विवरणात्मक नहीं होता, उपचारात्मक नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा चिंतन रो स्तर। नेक्स्ट है अपना अधिगम कर्ता रो विकास किशोर अधिगम कर्ता रे माए संवेगों ने आधार मानता थका मैकडुगल कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई। अब सीधी सी बात है, आपको यहाँ ऊपर जाना ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैकडुगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो मैकडुगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का बताया है। आई.के. डेविस के अनुसार रे अनुसार शिक्षण अधिगमरी व्यवस्था ईणा माय सु किंड रे माय हुए। तो जो आपको ये ऑप्शन पूछे गए हैं, इन ऑप्शन में से ये पूछा है कि इनके अंदर में से कौन सी जो है वो शिक्षण अधिगमरी व्यवस्था बताई गई है। तो आप देख लीजिए कि उद्देश्यों रे आयोजन सु आधारित, यानी उद्देश्यों के आधार पर आयोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक की मानसिक तैयारी अवस्था कही जावे, यानी शिक्षक की जो है मानसिक तैयारी कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? पूर्व क्रियाशील अवस्था को कहा जाता है, यानी पहले से जो शिक्षक है वो तैयार रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पूर्व क्रियाशील अवस्था में शिक्षक मानसिक रूप से तत्पर होकर उद्देश्यों का निर्धारण, योजना निर्धारण, पाठ्य सामग्री निर्धारण पहले से ही कर लेता है कि आज मुझे कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है। चिंतन स्तर उपागम किन पे केंद्रित हुए। अब ये पूछ रहा है कि जो चिंतन स्तर है वो कौन से, किस पर केंद्रित होता है चिंतन स्तर जो है। तो अपन देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इन्होंने। छात्र केंद्र, इन्होंने कहा है कि चिंतन स्तर जो है छात्र केंद्र पर होता है, या शिक्षक पर होता है, या विद्यालय केंद्रित हो, या समाज केंद्रित होता है। तो हमेशा जो चिंतन कौन करेगा, तो वो छात्र ही करेगा। चिंतन स्तर शिक्षण के प्रतिपादक हंट है। कौन है चिंतन स्तर के प्रतिपादक? तो चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट
हंट को माना गया है। ठीक है, तो कौन है अपने चिंतन स्तर के? हंट। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी सहायता करती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है विकास की विशेषताओं की समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में और उपरोक्त सभी को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? देखिए ये कितनी बार मैंने ये परिभाषा आ गई अपनी, है ना। तो फिर गणित स्कूल प्राध्यापक 2016 में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है, तो ये पिल ने बताई है। देखिए कल या परसों में जो भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें भी अनुदैर्ध्य उपागम में जिन उपालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं। तो कौन सा? एक निश्चित समूह होता है और इस निश्चित समूह पर ही उसका पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। ठीक है, तो अपना कौन सा होगा इसमें? निश्चित। अनुदैर्ध्य उपागम, इसमें व्यक्तियों के एक निश्चित समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है। इसका प्रयोग मैडनिक, मार्गरेट चैंपमैन, स्कूसिंग ने किया था। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए, यानी जो आपकी क्रियाकलाप है, जो क्रिया कार्य एक्शन जो है वो हमारा तरीके से होना चाहिए, मेथड से होना चाहिए, तभी वो बालक पढ़ सकता है, अन्यथा वो बालक नहीं पढ़ सकता है। निम्न में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञात से अज्ञात होता है, विशिष्ट, सामान्य, सरल से जटिल और अंश से पूर्ण या पूर्ण से अंश। तो शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश होता है, जिसका प्रतिपादन गैस्टरवादियों ने किया था। तो पूर्ण से अंश जो है वो कहाँ पे निर्धारित बताया गया था? तो पूर्ण से जो अंश है वो बताया गया था गैस्टोल्ट सिद्धांत के अंतर्गत, कि पहले समग्र आकृति को देखा जाता है, उसके बाद में उसके अंशों को देखा जाता है। यानी आप जब भी अगर कोई बुक को पढ़ रहे हो तो उस बुक को पहले आप फ्रंट पेज को पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रंट चीज़ को देखेंगे, उसका फ्रंट कवर कैसा है, उसके बाद में उसमें आप विषय सामग्री के अंतर्गत जाएंगे कि देखेंगे कि कौन कौन से विषय या प्रकरण आपको दे रखे हैं। उसके बाद में आप एक एक टॉपिक पर जा कर के चीज़ों को देखेंगे। तो पहला पूरी प्रक्रिया के आधार पर आपने उस बुक को देख लिया, संपूर्ण समग्र आकृति को उसको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है, लेकिन फिर भी आप देखिए, मैं बता दूंगी आपको जैसा भी है। यहाँ पूछा गया है कि व्यवहारवाद का पिता किसको कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद के पिता J.V. वॉटसन को कहा जाता है, जॉन वॉटसन। प्रभावी शिक्षक वह है जो, कौन होता है प्रभावी शिक्षक? विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सका। तो सबसे पहले जो प्रेरणा, जहाँ अभिप्रेरणा आ जाती है, वही आंसर हमारा ठीक होता है। कक्ष शिक्षण होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? अंतःक्रियात्मक होना चाहिए, जिसमें आपस में जो शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं वो अंतः प्रक्रिया के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, तभी जाकर के जो शिक्षण प्रक्रिया है वो एक सफल शिक्षण प्रक्रिया कहला सकती है। कक्षा शिक्षण संवादमूलक, दो तरफा, अंतःक्रियात्मक, अभिप्रेरणात्मक युक्त, संयोगात्मक, लोकतांत्रिक, निर्देशात्मक, क्रियाशीलता युक्त और निदानात्मक, उपचारात्मक होना चाहिए। यानी बच्चों की कमियों को पूछो, कमियों का पता लगाओ, कमियों के बाद में उनका उपचार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपना शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। देखिए अब कितनी बार आ गई ना ये परिभाषा। अभी सिर्फ मैंने आपको 5 या 7 वीडियो करवाए, 6-7 वीडियो करवाए हैं, उसी में ये परिभाषा देख लीजिए कितने बार पूछ ली गई है और कौन कौन से पेपर्स में पूछ ली गई है। आप जब पिछले प्रीवियस वीडियोस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस पेपर में ये परिभाषाएँ घूम फिर करके आ रही हैं। अगर आपने इस बुक को कर लिया ना बहुत अच्छी तरह से, तो आप लोग मानिए कि आपको साइकोलॉजी में तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो किसने दी है? आप जैसे कि जानते हैं स्किनर ने परिभाषा दी है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है, तो कौन सा? सारा ही है। उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग, बालकों के व्यक्तित्व व सर्वांगीण विकास में, कक्षा के समस्याओं के समाधान में और उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या होना चाहिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य? केवल तर्क शक्ति का विकास या केवल चिंतन का विकास? तो दोनों ही इसके अंतर्गत आंसर आएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है, तो आप देख लिए कि ज्ञानात्मक पक्ष को जांचने के लिए हम क्या कार्य करते हैं? तो मूल्यांकन करते हैं। तो
ज्ञानात्मक पक्ष में जो 6 क्रियाएँ होती हैं उनको आप देख लीजिए, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जैसे कि आप बीएड में भी पढ़ते हैं तो बीएड में भी आपको बताया जाता है, बहुत सारे ज्ञानात्मक, बोधात्मक सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसमें। तो 6 अपने ये ज्ञानात्मक पक्ष के पक्ष हैं। ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। शिक्षण सिद्धांत में निहित है। क्या है शिक्षण सिद्धांत में निहित? तो शिक्षण सिद्धांत में शिक्षक का व्यवहार भी है, छात्र का व्यवहार भी है, शिक्षण का प्रभाव भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। फिर से देख लीजिए आप, अभी मैंने इसी वीडियो में ये प्रश्न करवाया है और फिर से आपको ये परिभाषा देखने को मिल गई है। तो ये किसने दिया है? स्किनर ने ये परिभाषा दी है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। तो शिक्षण अधिक प्रभावी कब हो सकता है? तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रभावी, आप इसको ऑप्शंस को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा अपना, अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। यानी जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, उसको सीखने की स्वतंत्रता दी जाए, तभी वो बालक कुछ कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञानम शैक्षणिक विकासस्य क्रमानुसारम अध्ययनम अस्ति, निम्नलिखित कथनम अस्ति। तो निम्नलिखित ये कथन किसने दिया है? तो स्टीफनस्य यानी स्टीफन ने ये कथन दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायन शिक्षक, ठीक है। तो उपयुक्त ए और ब अब उभय मूल्यांकन कर शकुंती, यानी कि जो पहले और जो दूसरा जो दे रखा है वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। छात्र उपलब्धि मूल्यांकन कर्तु शकुंती, स्व शिक्षण कार्य साफल्य से मूल्यांकनम कर्तु शकुंती, ठीक है। इसका ये भी आंसर हो गया और अपना ये भी आंसर हो गया। सफलतम शिक्षण स एवास्ति यम व्यक्तिगत विभिन्नतानां शिक्षण अधिगम परिस्थितियों। तो कौन सा है? सफलतम प्रयोग कुर्वते, यानी सफलतम प्रयोग किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ बच्चों, और मैंने इस शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्रम वाइज आपको जो वीडियोस हैं वो मिल रहे हैं। आप 1, 2, 3 करके मैंने इस तरह से वीडियो इसकी बना दी है। उसी आधार पर आप इस बुक को पूरी कर लीजिए और प्लेलिस्ट इसकी बना दी है। प्लेलिस्ट में जाएं और अपने आधार पर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और आराम से वीडियोस को देखते रहें, ठीक है। तो ये बुक में ये अब अगली वीडियो नेक्स्ट डे करवाएंगे और आप बुक को अच्छी तरह से कर लीजिए। जो भी बच्चे एसटीसी वगैरह में, उसकी कट ऑफ भी आपको मैं जल्दी ही बता दूंगी कि मैंने, और एसटीसी का पेपर भी मैं हल करवा चुकी हूँ यहाँ पे। तो हम साइकोलॉजी की वीडियो कल फिर से आते हैं, फिर से मिलते हैं। खुश रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार बच्चों।